सो गुड मॉर्निंग। तो हमने लास्ट वाले लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कवर कर लिया था, बराबर, जहाँ पे हमने आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखा था एंड वी हैव गॉन थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स ओवर देयर। आई होप you don't have any kind of a doubt in that part. So in today's lecture we are going to start with the wave nature of matter. Now in this wave nature of matter we are going to see डी ब्रॉगली वेव्स और मैटर वेव्स। डी ब्रॉगली वेव्स को मैटर वेव्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखना, जो भी एक्सपेरिमेंट हमने किए थे या फिर वॉट एवर मे बी द थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विद द इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, तो इन तीनों चीज़ों ने क्या कंफर्म किया, तो वहाँ पे उन्होंने वेव नेचर लाइट का कंफर्म किया। ठीक है, लाइट का वेव नेचर कंफर्म किसने किया? तो तीन चीज़ें हैं मेरे पास। लाइट्स वेव नेचर, इट इज़ कंफर्म्ड बाय इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो इनके साथ जो भी एक्सपेरिमेंट थे, इसकी वजह से मुझे ये समझ में आया कि लाइट के पास वेव नेचर है। ओके, ठीक। देन लाइट का जो पार्टिकल नेचर है, लाइट्स पार्टिकल नेचर, तो इसके लिए इफेक्ट्स जो है मेरे पास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट which is in our syllabus, and there is one more effect which is called as a Compton effect. ओके, तो ये दो एक्सपेरिमेंट की वजह से मुझे समझ में आया कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, दैट मीन्स माई लाइट कैन एक्ट एज अ वेव एज वेल एज इट कैन एक्ट एज अ पार्टिकल। नाउ ये जो आइडिया है ना, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ द फोटोन, लाइट मतलब क्या, तो फोटोन होता है। तो ये जो आइडिया है रिगार्डिंग द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ द फोटोन, ठीक है, तो ये इसी आइडिया ने क्या किया, जो डी ब्रॉगली थे उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, जिसकी वजह से डी ब्रॉगली ने इसके ऊपर काम किया और डी ब्रॉगली ने हमें एक रियोलोस्नी थ्योरी प्रपोज कर दी या फिर रियोलोस्नी हाइपोथेसिस प्रपोज कर दिया। तो उसने क्या कहा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी? तो सबसे पहले उसने ये कहा कि नेचर लव सिमेट्री। ये जो डी ब्रॉगली वेव्स है, उसके लिए उसने एक स्टेटमेंट बोल दिया कि नेचर लव्स सिमेट्री। यस, ठीक है। अभी इसी स्टेटमेंट का यूज करके उसने हमें एक चीज़ बता दी कि अगर लाइट किसी ओकेजन पे पार्टिकल बिहेव करती है और किसी दूसरे ओकेजन पे वेव बिहेव करती है, तो उसके पास डबल नेचर या फिर ड्यूअल नेचर है। तो सिमिलरली इन सम सॉर्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेस माय पार्टिकल, मेरा जो पार्टिकल है, पार्टिकल में बिहेव लाइक अ वेव, पार्टिकल में बिहेव लाइक अ वेव। समझ रहे? तो देखना, अब ये नेचर लव सिमेट्री, इसका हम यूज करेंगे टू अंडरस्टैंड द डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। जस्ट आई विल पुट द हेडिंग हियर नाउ, सो वी विल गो थ्रू द डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। नाउ फॉर दिस पर्पस डी ब्रॉगली ने किया क्या? डी ब्रॉगली ने सबसे पहले वो आइंस्टाइन का जो फेमस इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc², ओके, तो यहाँ पे देखना, मतलब हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशनशिप, वेरी m इज नथिंग बट द मास ऑफ द फोटोन। ये जो होता है रिलेटिविस्टिक मास होता है फोटोन का, E इज नथिंग बट द एनर्जी ऑफ फोटोन एंड C इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। नाउ ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन ने हमें एक कंप्लीट इक्विवेलेंस दिया।
मास के बीच में और एनर्जी के बीच में। ओके, ये जो इक्वेशन क्या करता है, ये हमें देता है इक्विवेलेंस बिटवीन मास, मास मतलब मैं यहाँ पे मैटर ले सकता हूँ, एंड एनर्जी, मैं यहाँ पे एनर्जी को रेडिएशन कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस इक्वेशन ने हमें क्या दिया, इक्विवेलेंस बिटवीन द मास एंड एनर्जी। नाउ अब डी ब्रॉगली ये कहता है कि नेचर लव सिमेट्री। ओके, तो देखना वहां पे म्यूचुअल सिमेट्री हो सकती है बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन। ओके, सो देयर मस्ट बी म्यूचुअल रिलेशन और म्यूचुअल सिमेट्री बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन, बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन। तो ये हम स्टेटमेंट कहाँ से ले रहे हैं, तो नेचर लव सिमेट्री, इसी स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं ना। उसके लिए डी ब्रॉगली ने क्वांटम थ्योरी का यूज़ किया है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी हम एनर्जी को लिख सकते हैं। हम किस तरह से एनर्जी को लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी, तो एनर्जी कैन बी रिटन एज E can be written as h into f, बराबर। h is nothing but the Planck's constant and f is nothing but the frequency of photon। ठीक है, मैं इस ऊपर वाले इक्वेशन का यूज करके मैं यहाँ से मास निकाल सकता हूँ। सो आई कैन ऑब्टेन द रिलेटिविस्टिक मास हियर, तो मास कैन बी ऑब्टेन एज एनर्जी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ठीक, तो देखना अगर फोटोन, इफ माई फोटोन मूव्स विथ velocity of light, if photon moves with velocity of light, then I can obtain the momentum, then I can obtain the momentum। और ये जो momentum रहेगा, momentum of photon, that can be written as P is equal to m into c। now we have already obtained the value of m which is equal to E divided by c square into c। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा E divided by c। ठीक है, समझ रहे हो? तो अब मैं इस E को रिप्लेस कर सकता हूँ H के साथ, एच एफ के साथ, तो मुझे यहाँ पे मोमेंटम मिल जाएगा एच एफ डिवाइडेड बाय सी। तो एक एक्सप्रेशन मिल रहा है मोमेंटम P इज इक्वल टू एच एफ डिवाइडेड बाय सी। समझ में आ रहा है ये? समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो मुझे कुछ इस तरह से मोमेंटम मिल गया। अब देखना, as we already know about there is relation between the frequency and the velocity of light, so I can write down lambda, that is distance, distance can be written as, क्या लिख सकते हैं हम लैम्बडा को, डिस्टेंस कैन बी रिटन एज स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, बराबर ना? कैन आई राइट दिस वे? तो देखना मैं यहाँ से एफ बाई सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, एफ बाई सी इज इक्वल टू 1 divided by lambda। therefore I can write down this momentum equation which is equal to h divided by lambda। so मुझे और एक इक्वेशन मिल गया, momentum is equal to h divided by lambda। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मतलब इस एक्सप्रेशन से देखना, वेव के पास मोमेंटम है, ये जो वेव है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, उसके पास मोमेंटम है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, अ क्वांटम ऑफ लाइट दैट मीन्स फोटोन should be able to act like particle and it must possess some energy और momentum। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, कैन आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस सर, 1 minute। लिख लो।
Yes, sir, done. ठीक है, ये तो हुआ फोटोन के बारे में। अब देखना, मैं एक इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, सपोज करना इलेक्ट्रॉन, लेट इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m is moving with velocity v, is moving with velocity v। अगर वो v वेलोसिटी से मूव करता है, देन आई कैन राइट डाउन द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूँ, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू p मास इंटू वेलोसिटी। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है ये चीज? तो देखना, ये जो प्रीवियस Yes, sir. इक्वेशन है, this equation we have already obtained the momentum is equal to h by lambda. Now I will utilize this equation in this particular part. So here I can write down h divided by lambda is equal to m into v. Okay, h divided by lambda is equal to m into v. So I can obtain the value of lambda. Lambda is equal to h divided by m into v. समझ में आ रहा है? h डिवाइडेड बाय m इंटू वी। अगेन m इंटू वी क्या होगा? तो मोमेंटम होगा, तो मुझे लैम्बडा मिल जाएगा फिर से, तो h डिवाइडेड बाय p। ये जो इक्वेशन है ना, लैम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन। समझ में आ रहा है? लैम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p इज नथिंग बट द डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन हमने ऑब्टेन किया, ये इक्वेशन किसके लिए ऑब्टेन किया है? वी हैव ऑलरेडी वी हैव ऑब्टेन दिस इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन। मेरे पास इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और जो वेलोसिटी v के साथ चल रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पार्टिकल के पास वेवलेंथ आ रही है, बराबर ना? मेरे पार्टिकल के पास वेवलेंथ आ रही है। समझ में आ रहा है ये चीज? सो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन। नाउ वन मोर थिंग, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², बराबर? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। नाउ अगर मैं ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा mv²। नाउ व्हाट इज mv? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है, तो मुझे mv की जगह पे मैं p² लिख सकता हूँ और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 2m। तो काइनेटिक एनर्जी का एक एक्सप्रेशन मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाय 2m। सिंपल है एक्सप्रेशन, ठीक है? समझ में आया? Yes, sir. अब देखना, अगर आपके पास मोमेंटम है, यू कैन रिप्लेस दिस मोमेंटम विथ h डिवाइडेड बाय p। मैं इस मोमेंटम को h डिवाइडेड बाय लैम्बडा के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू h² डिवाइडेड बाय लैम्बडा² इंटू 2m। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन द वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ मुझे मिल जाएगी लैम्बडा² h² डिवाइडेड बाय 2km। नाउ आई कैन ऑब्टेन द लैम्बडा। मैं यहाँ से लैम्बडा निकाल सकता हूँ, लैम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय √2m के। समझ में आया? तो मुझे और एक एक्सप्रेशन मिल रहा है, ठीक है? और एक एक्सप्रेशन मिल रहा है। अगर मैं कुछ चीज़ें कंपेयर करूँ तो फिर से मुझे मोमेंटम की वैल्यू मिल जाएगी, मोमेंटम इज इक्वल टू √2m के। तो देखना, यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे एक्सप्रेशंस मैं ऑब्टेन कर सकता हूँ। तो यही सारे एक्सप्रेशन, ये पर्टिकुलर इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, या फिर मैं इसे भी कह सकता हूँ डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। ओके, ठीक है? तो इन सारे इक्वेशन से हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, क्या? अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और वो पार्टिकल मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, सो वी कैन कंसिडर as it can be have a wave of wavelength lambda। मतलब इस पार्टिकल के पास एक वेवलेंथ मिल रही है। समझ रहे हो? मतलब ये पार्टिकल अभी क्या एक्ट कर रहा है? मेरा वेव एक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, तो देखना, ये जो एक्सप्रेशन है लैम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p,
तो यही एक्सप्रेशन मुझे बताता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। समझ में आ रहा है? जैसे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है, लाइट मेरा वेव भी एक्ट कर सकता है या फिर फोटोन भी एक्ट कर सकता है। सिमिलरली मेरा मैटर जो है, मैटर मेरा एज ए वेव भी एक्ट कर सकता है या फिर वो अगर एप्लीकेशन देखा जाए तो उसे मैटर भी एक्ट कर सकता है। समझ में आया? लिख लिया इसे? यस, लिख लिया? Yes, sir. So I will go to the next slide. Now from all this expression, we can conclude some of the things from the de Broglie equation. ओके, तो कंक्लूजन क्या रहेगा डी ब्रॉगली इक्वेशन से? तो फर्स्ट कंक्लूजन ये रहेगा कि वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। द वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। समझ रहा? तो ये फर्स्ट कंक्लूजन रहेगा। अब दूसरा कंक्लूजन, सपोज करना अगर वेलोसिटी जीरो है, इफ वेलोसिटी इज जीरो दैट मीन्स मोमेंटम कितना आ जाएगा रे उसका? जीरो आ जाएगा। अगर मोमेंटम जीरो हुआ तो इन टर्न लैम्बडा कितना बनेगा? इनफाइनाइट बनेगा। बराबर? समझ रहे हो? तो यहां से मुझे एक समझ में आती है चीज कि waves are associated with material particles when they are only in motion। ओके, तो मैं यहां से एक चीज कंक्लूड कर सकता हूं, किसी भी मटेरियल पार्टिकल के पास या फिर किसी भी मैटर के पास वेव नेचर कब आता है? जब वो मैटर मूव कर रहा हो। ओके, समझ रहा है? सो मैं यहां पे लिख रहा हूं वेव्स आर एसोसिएटेड विथ material particles with material particles only when they are in motion। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे, ऑलवेज रिमेंबर। अब देखना मैं यहाँ पे दो चीज़ें ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करना एक ब्लॉक है जिसका मास है m और मैंने इसे ज़मीन पे रख दिया है। दिस मास और दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट। ओके, और एक दूसरा ब्लॉक है जो कि इस जमीन के ऊपर मूव कर रहा है विथ सम वेलोसिटी v। ठीक, तो अब मुझे बताना किसके पास वेव नेचर हो सकता है, किस ब्लॉक के पास वेव नेचर हो सकता है? फर्स्ट वन और सेकंड वन? फर्स्ट वन और सेकंड वन किसके पास हो सकता है? देखो ना, ये मैटर है ना, ब्लॉक इज नथिंग बट द मैटर। एक रेस्ट पे है और दूसरा मोशन में है। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, हमने एक स्टेटमेंट लिखा है वेव नेचर इज एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल व्हेन दे आर इन मोशन। तो ये जो सेकंड वाला है ना डायग्राम, या फिर ये सेकंड वाला ब्लॉक है यहाँ पे, सो दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इज गोइंग टू हैव द वेव नेचर। इसी के पास वेव नेचर होगा, इसी के पास उस वेव की वेवलेंथ होगी। लेकिन जो रेस्ट पे मैंने ब्लॉक रखा है उसके पास कोई वेव नेचर होगा नहीं। समझ में आ रहा है ये चीज? समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है? Yes, sir. ओके, Yes, नेक्स्ट। sir. नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी तक यहाँ पे देखना हमने जो भी कैलकुलेशन किया है, इलेक्ट्रॉन भी लिया, ये सारी चीजें ली। हैव यू कंसीडर द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? किसी भी इक्वेशन में हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कंसीडर किया है क्या? नहीं, हमने किसी भी इक्वेशन में चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं किया। तो देखना एक चीज, टू बी एसोसिएटेड विद द डी ब्रॉगली वेव, particle need not to have a charge। Particle need not to have a charge। दैट्स वाई हम डी ब्रॉगलीज वेव को मैटर वेव कहते हैं। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? देयर फोर डी ब्रॉगली वेव्स आर नोन एज मैटर वेव। ओके, ठीक है। इसी को हम, इसीलिए इसी को डी
मैटर वेव्स हम कहते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना? वन मोर थिंग, अब यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर पार्टिकल का वेव नेचर कंसीडर करना है तो पार्टिकल मेरा मोशन में होना चाहिए। ओके, हमने यहाँ पे मोशन में कहा है, सिर्फ एक्सेलरेटेड मोशन कहा नहीं। तो यहाँ से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, डी ब्रॉगली वेव्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। समझ में आ रहा है? डी ब्रॉगली वेव्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। क्यों? अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसीडर कर रहा हूँ तो हमें एक चीज पता है, electromagnetic waves are associated with accelerated charge particles only। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. वन मोर थिंग, और कुछ चीजें हम लिख सकते हैं। डी ब्रॉगली वेव जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे और एक डाल देता हूँ, डी ब्रॉगली वेव इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल पार्टिकल, नेचर ऑफ मटेरियल पार्टिकल। जैसे ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिमिलरली ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, टाइप ऑफ अ मटेरियल या फिर नेचर ऑफ अ मटेरियल। ओके, ठीक है। अब देखना एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डे टू डे लाइफ में हम ये जो सारे ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, मेरे गाड़ी होती है, बस होता है, ट्रक होता है, या फिर कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट, इवन यू कैन कंसिडर द बॉल्स विच वी आर थ्रोइंग, वाई दोज ऑब्जेक्ट्स आर नॉट शोइंग द वेव, या फिर क्यों हम उसे निग्लेक्ट करते हैं? ठीक है, तो इसके लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज करूंगा। तो देखना, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, मतलब लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, बराबर। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास रहेगा। ओके, मतलब क्या, ये जो वेवलेंथ यहाँ पे आ रही है, दिस वेवलेंथ इज मेजरेबल। ये कब मेजरेबल हो सकती है? ओनली इन केस ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो भी मेरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे मेरे इलेक्ट्रॉन रहे, प्रोटॉन रहे, ओके, क्यों? तो उनका मास बहुत कम है। अगर उनका मास बहुत कम है तो उसके पास वेवलेंथ बहुत ज़्यादा आएगी। ओके, ठीक है, ओके। लेकिन अगर मेरे पास कोई लार्ज मूविंग ऑब्जेक्ट हो, इफ आई डू हैव द लार्ज मूविंग ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो वेवलेंथ होती है ना, इतनी बड़ी होती है, सॉरी इतनी छोटी होती है कि वो हम उसे मेजर ही नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्यों मेजर नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास मास ज़्यादा होता है। इसीलिए हम यहाँ पे एक सिंपल कंक्लूजन लिख सकते हैं, जो भी मेरे पास मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स है इन आवर डेली लाइफ, दे डू नॉट शो द वेव लाइक प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दे रहा हूँ, मैक्रोस्कोपिक objects in our daily life do not show wave like properties। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया क्या ये? Yes, sir. लिख लिया इसे? Yes, sir. तो नेक्स्ट, तो हम थोड़े से क्वेश्चन लेंगे। देखना इतना ही है, इसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वो भी हम देखेंगे, सिंपल है वो। और लास्ट पार्ट रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव, जिसमें से हमने ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें कवर कर ली है। तो कुछ क्वेश्चन देखना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन।
यहाँ पे पूछा है कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इफ देयर स्पीड, उनकी स्पीड दी गई है 10⁻15 मीटर पर सेकेंड, 10⁻15 मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ का फॉर्मूला है अपने पास। वेवलेंथ तो देखना, ये यही वाला फॉर्मूला याद रखना, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। बाकी जो सारे फॉर्मूले हैं ना, मैं यही से डिराइव कर सकता हूँ। तो इस पी को मैं लिख सकता हूँ मास इंटू वेलोसिटी। तो मुझे लैम्डा निकालना है। एच की वैल्यू पता है मुझे, एच की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻−34। अब अगर मैं प्रोटॉन की वेवलेंथ निकालना चाहता हूँ तो प्रोटॉन का मास कितना रहेगा, तो वो रहेगा 1.67 इंटू 10⁻−27। और वेलोसिटी हमें दी गई है 10⁻15। जस्ट यू नीड टू सॉल्व दिस, यू विल गेट द आंसर। ओके, ठीक है। देखना कितना आएगा, नियर अबाउट 4, बराबर ना। नियर अबाउट 4, 6.63 डिवाइडेड बाय 1.67, तो ये आएगा 3.97। पावर कितना रहेगा, तो 34 में से 27 गए, यहाँ पे 7 -7 और ये रहेगा 8, तो ये आ जाएगा 10⁻−8। यस, तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा रे, एक्चुअली ये स्पीड 10⁻15 बहुत ज़्यादा है। एक काम करो, इसे 10⁻5 लेना, क्योंकि किसी के पास इतनी स्पीड होती नहीं है। यू विल नॉट गेट सच काइंड ऑफ स्पीड। 10⁻5 कर देना उसे। बट कुछ गलत, हाँ ठीक है, चल जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा। कितना आएगा देखना यहाँ पे, 3.97। 22 गए, 22 मतलब 10⁻−12, बराबर ना। अगर एंगस्ट्रॉम में इसे कन्वर्ट करूँ तो ये आंसर आ जाएगा 0.0397 इंटू 10⁻−10। तो आंसर आ जाएगा अपना एंगस्ट्रॉम। ठीक, समझ में आया। चलो बोलो जल्दी जल्दी, समझ में आया क्या। यस, बोलो। ये हमने Yes, इलेक्ट्रॉन, sir. सॉरी, हाँ ये सर। हमने प्रोटॉन के लिए निकाल दिया। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट फॉर द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है अपना, 9.1 इंटू 10⁻−31, बराबर ना। तो जस्ट यू नीड टू पुट द वैल्यूज। आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करने, सो हियर यू विल गेट द आंसर। अगर आप इसे सॉल्व कर देते तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा नियर अबाउट 72.8 एंगस्ट्रॉम। जस्ट सॉल्व दिस सिंपल कैलकुलेशन। ओके, यस, समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड photon have the same de Broglie wavelength, if an electron and photon have the same de Broglie wavelength, तो क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ दिस हैज अ हायर काइनेटिक एनर्जी, विच वन ऑफ these has a higher kinetic energy। अच्छा क्वेश्चन है, समझ लेना, ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं। लिख लिया क्वेश्चन? Yes, sir. तो अब एक चीज समझ लो यहाँ पे, डू वी हैव मास ऑफ फोटोन एट रेस्ट, फोटोन के पास रेस्ट पे मास होता है क्या? फोटोन पे रेस्ट पे मास होता है क्या? नहीं होता, मैंने लिख के दिया था ये चीज, याद है? अगर कोई फोटोन रेस्ट पे हो तो उसके पास कोई मास होता नहीं है, ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट। मतलब फोटोन के पास जो भी एनर्जी होगी वो कौन सी होती है एनर्जी? तो एनर्जी कौन सी होगी? एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज टोटली काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ओके। और हम फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन E इज इक्वल टू एच इंटू एफ, बराबर? ठीक है, लिख सकते हैं ना, E इज इक्वल टू एच इंटू एफ। तो फोटोन की स्पीड कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है डिवाइडेड बाय लैम्डा, ओके। तो लैम्डा ऑफ फोटोन पी, ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या दिया? इलेक्ट्रॉन और फोटोन हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो जस्ट आई विल कंसीडर lambda E is the de Broglie wavelength of electron and lambda P is the de Broglie wavelength of photon, okay। According to the de Broglie's wave equation we can obtain the wavelength of electron which is equal to h divided by p, बराबर? ये p क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती। सो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मैं v ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने फोटोन की एनर्जी c ली है। c स्टैंड्स फॉर द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ओके ठीक है, समझ रहे? समझ में आ रहा है क्या ये Yes, sir. चीज? ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं ज़रा सब देखना, मुझे थोड़ा सा एनर्जी कैलकुलेट करना है। एनर्जी ऑफ फोटोन तो एच सी डिवाइडेड बाई लैम्बडा पी है, ओके। लैम्बडा पी को मैं लैम्बडा ई लिख सकता हूँ अब, क्योंकि लैम्बडा पी इज इक्वल टू लैम्बडा ई दिया गया है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एच सी डिवाइडेड बाय एच डिवाइडेड बाय एम वी, बराबर? तो ये एच एच कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी आ रही है मेरे पास? एम वी सी, दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन। Now we can obtain the kinetic energy of electron. Kinetic energy of electron can be obtained as 1 by 2 mv square. Okay, 1 by 2 mv square. समझ रहे हो क्या ये चीज? तो मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये देखना एम वी इंटू वी बाई टू, एम वी इंटू वी बाई टू, द सेम इक्वेशन कैन आई राइट दिस वे? सेम इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है। यहाँ पे देखना एनर्जी ऑफ फोटोन क्या आ रही है? एम वी इंटू सी, और यहाँ पे ये कितना आ रहा है? एम वी इंटू वी बाई टू। तो एम वी दोनों की तरफ कॉमन फैक्टर है,
सिर्फ वेलोसिटी इसकी c है और इसकी वेलोसिटी v/2 है। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि सिंस दिस स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन दिस v/2, स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन दिस v/2, मतलब क्या हुआ, किसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। अगर ये इस तरह से मुझे मिल रहा है तो एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? ये चीज़ समझ में आ रही है? Yes, sir. अगर मैं यही क्वेश्चन आपको एक दूसरे तरीके से पूछता, विच वन हैज द हायर टोटल एनर्जी, किसके पास ज्यादा टोटल एनर्जी होती? सेम सेटअप, क्वेश्चन अलग और ग्रेटर टोटल एनर्जी। समझ रहे? समझ में आ रहा है कि ये चीज किसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, टोटल एनर्जी ज़्यादा होगी? तो एक तो देखना, फोटोन के पास टोटल एनर्जी कितनी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके पास दूसरी कुछ एनर्जी होती नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी आ रही है, mv1/2 mv², इस तरह से एनर्जी आ रही है। ओके, समझ रहे हो? तो अब हम यहाँ पे, अब मैं जब टोटल एनर्जी कैलकुलेट करूँ तो ये तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हो गई, और टोटल एनर्जी किसी भी पार्टिकल के पास जिसका मास m हो तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे आइंस्टाइन का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस में ईपी सेम रहेगा, आप लोगों को ईपी मिल जाएगा mvc। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइंस इक्वेशन, टोटल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन एज E इज इक्वल टू mc², इसके हिसाब से मैं उसे ऑब्टेन कर सकता हूँ। ओके, ठीक है। फिर इस mc² को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, देखना mc/c। तो आप लोगों को क्या दिख रहा है, आप लोगों को क्या दिख रहा है, किसके पास एनर्जी ज़्यादा रहेगी, किसके पास टोटल एनर्जी ज़्यादा रहेगी? इस दो इक्वेशन को कंपेयर करके देखना, m सेम है, c सेम है, बराबर, सिर्फ इसके वेलोसिटी v है और यहाँ पे वेलोसिटी c है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल एनर्जी अगर मैं कहूँ, टोटल एनर्जी, दिस इज माय टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ, अगर आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी पूछा जाता है तो फोटोन के पास ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि फोटोन की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट होती है और किसी भी पार्टिकल की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके, सो द फर्स्ट केस में आप लोगों को मिल जाएगा कि फोटोन के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है विच वन विल हैव द हायर टोटल एनर्जी, तो देखना टोटल एनर्जी के लिए आपको आइंस्टाइन का इक्वेशन यूज करना पड़ता है, और हमें पता है कि फोटोन के पास रेस्ट मास 0 होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास रेस्ट मास होता है। अकॉर्डिंग टू द मास एनर्जी इक्विवेलेंस वी कैन राइट डाउन mc², इस mc को मैं लिख सकता हूँ mc/c। सो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा रहेगी। समझ में आ रहा है ये? अरे बोलो जल्दी जल्दी, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट अ मिनट। हॅलो, हा हा द्यायचा होता, त्याचे पॅरेंट्स भेटून गेले काल. फाईन नका घेऊ, त्याच्या घरचे कोणीतरी ऍडमिट आहेत, सोडून द्या. काहीतरी वेगळेच प्रकरण आहे ते. हा मला भेटले आले होते वडील. हम्म, हम्म. ठीक है, लिख लिया इसे? हाँ सर. ठीक है, तो देखना आपके बुक में जो है एक सॉल्व क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11.5.
क्वेश्चन नंबर 11.5, जस्ट गो थ्रू दैट। वहाँ पे सेम काइनेटिक एनर्जी दी है, थोड़ा सा इससे उल्टा है क्वेश्चन, लेकिन इसी तरह से कुछ है। इवन यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर 11.4, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करने हैं खुद से। ओके, यू नीड टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन। देन ठीक है, इतना दो ही करना, आगे कुछ है नहीं, जस्ट गो थ्रू। ये थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, सो वी विल मूव टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो मुझे यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन निकालना है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो फिर से वही वाली चीज़ कंसिडर करना, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जिसका मास है m, और हमें पता होता है कि उसके ऊपर चार्ज होता है E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E, और उसके पास v उसकी फाइनल वेलोसिटी है। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, चार्ज E है, v इज गोइंग टू बी द फाइनल वेलोसिटी। ओके, और ये जो फाइनल वेलोसिटी इस इलेक्ट्रॉन को मिली है ना, इसके लिए मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, पोटेंशियल डिफरेंस को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा और वेलोसिटी को कुछ इस तरह से लिखूंगा। समझ में आ रहा है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कंसीडर करना है आपको? कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन विच इज हैविंग मास m एंड चार्ज E, विच इज एक्सेलरेटेड टू द फाइनल वेलोसिटी v by applying the potential difference v। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी काइनेटिक एनर्जी मिलती है ना उस इलेक्ट्रॉन को, वो काइनेटिक एनर्जी किसके वजह से मिलती है? वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मेरा इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम होगा, और जो भी वर्क डन होगा दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड by an electron equals to work done, equals to work done on the electron by the electric field, on the electron by electric field। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की? तो वी कैन राइट डाउन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, so which can be written as a p square divided by 2m, बराबर। तो मैं इसे p square divided by 2m लिख सकता हूँ। किस तरह से ऑब्टेन करते रहे इसे, प्रीवियसली हमने किया था। तो ऊपर नीचे मैं मास से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा mv होल स्क्वायर। तो दैट मीन्स आई कैन राइट डाउन p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, नाउ वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। वर्क डन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट वर्क डन विल बी इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो, क्योंकि हम पोटेंशियल लगा रहे हैं, वर्क डन मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अब ये काइनेटिक एनर्जी और ये वर्क डन मेरा इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है अपने पास p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, और ये जो है कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट ev। ठीक है, समझ रहे हो? इस समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ से p की वैल्यू निकाल सकता हूँ। p कैन बी रिटर्न एज p स्क्वायर इज इक्वल टू 2me v, ये वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल है, ये एम वी ये मेरी वेलोसिटी है यहाँ पे। ओके, तो मुझे यहाँ पे p की वैल्यू मिल रही है विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2me पोटेंशियल v। समझ में आ रहा है? नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू ऑब्टेन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो फिर से वही वाला फॉर्मूला, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई पी।
वी ऑलरेडी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू कितनी है? तो हमें मिली है h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m ई इंटू वी पोटेंशियल। अब देखना यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पता है, प्लंक्स कांस्टेंट पता है। प्लंक्स कांस्टेंट होता है मेरा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रॉन 1 पॉइंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, and mass of electron is equal to 9.1 into 10⁻⁻31 kg। अगर ये सारी चीज़ें मैं इस इक्वेशन में डाल दूँ और मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो मुझे कुछ इस तरह से लैम्बडा मिल जाएगा। लैम्बडा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस v, और ये जो लैम्बडा मुझे मिलेगा एंगस्ट्रॉम में मिलेगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया नहीं है। यू कैन पुट द वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन एंड यू कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। और ये जो लैम्बडा यहाँ पे हमने ऑब्टेन किया है, तो देखना अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू कुछ सपोज करना 120 वोल्ट रख रहा, दैट मीन्स दिस इज माई एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। मिनट, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ हाँ बोलिए सर, मैं लेक्चर में हूँ, कैन यू कॉल मी आफ्टर 20 मिनट्स? हाँ ठीक। सपोज करना कि यहाँ पे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो है मैं 120 वोल्ट लेने वाला हूँ। इफ आई टुक द वैल्यू ऑफ 120 वोल्ट तो मुझे लैम्बडा कितना मिल जाएगा? तो देखना ये 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 120। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो मुझे नियर अबाउट ये जो है 1.12 एंगस्ट्रॉम, कुछ इस तरह से ये वेवलेंथ मिल जाएगी। ओके, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये जो है 1.12 एंगस्ट्रॉम, ये जो वेवलेंथ मिली है, इट इज इन द सेम ऑर्डर एज द स्पेसिंग बिटवीन द एटॉमिक प्लेन्स इन अ क्रिस्टल। अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखोगे आप तो वहां पे भी इतना ही डिस्टेंस होता है। तो यहां से एक चीज समझ में आती है, मैटर वेव्स वी कैन डिटेक्ट द मैटर वेव्स associated with electrons can be detected by electron diffraction experiment। तो एक चीज ये भी थोड़ा सा स्टेटमेंट याद रखना। ओके, अब ये जो क्रिस्टल स्पेसिंग होता है ये उसी ऑर्डर में मुझे ये वेवलेंथ मिल रही है। अगर मैं 120 वोल्ट वोल्टेज लगा दूं यहाँ पे तो वहां से कंक्लूजन निकल के आया, दैट इज मैटर वेव्स विच आर एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग द डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये जो होता है ना इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, दिस इज सिमिलर टू द एक्सरे डिफ्रैक्शन। अभी एक्सरे अपने रेगुलर में नहीं है, जेई के लिए है, सो वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल्स। ठीक, समझ में आया? देखना इसमें सिर्फ इतना ही है, ये जो है ना 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी, दिस इज नथिंग बट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जर्मर डेविसन एक्सपेरिमेंट तो इस साल है नहीं। अब कुछ चीज़ें हैं, मैं सिर्फ वो लिख के देता हूँ, अलग अलग पार्टिकल्स के साथ ये वेवलेंथ किस तरह से रिलेटेड होती है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल हो,
कोई भी चार्ज पार्टिकल हो तो उसके लिए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है विच इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई p. नाउ दिस p कैन बी रिटन एज ए h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2mk वेयर k इज नथिंग बट. Excuse me, sir. हाँ बोलिए. Please show the previous page. ओके लिख लो. Yes, sir, done. ठीक है. तो देखना इस p को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ. अगर मेरे पास चार्ज पार्टिकल हो तो चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ. दिस k कैन बी रिटन एज 2m इंटू क्यू इंटू वी. अभी हमने इलेक्ट्रॉन लिया था, इलेक्ट्रॉन की वजह से मैंने इस q को रिप्लेस किया था e के साथ, स्मॉल e के साथ. अगर मेरे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, एनीथिंग, चार्ज पार्टिकल में कौन से कंसीडर करने वाला हूँ? प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स. ओके. तो देखना ये जो 12.27 वैल्यू इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेटेड है, तो प्रोटॉन के लिए कितना आएगा? वो प्रोटॉन के लिए इस लैम्बडा की वैल्यू, ये सिर्फ आप लोगों को याद रखना है, लैम्बडा इज इक्वल टू 0.286 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी. वी इज नथिंग बट द पोटेंशियल. ये इस तरह से आएगा प्रोटॉन के लिए. देन वी आर हैविंग द ड्यूटेरॉन्स. ड्यूटेरॉन्स के लिए लैम्बडा की वैल्यू आपको मिलेगी 0.202 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम. अब ये वैल्यू आप कब ऑब्टेन कर सकते हो? व्हेन यू नो द मास एंड चार्ज. ड्यूटेरॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? चार्ज कितना होता है ड्यूटेरॉन के ऊपर? पता है आप लोगों को? तो मैं यहाँ पे मास और चार्ज भी लिख देता हूँ. चलो, मास एंड चार्ज. प्रोटॉन के ऊपर मास कितना? तो 1.67 इंटू 10 to the power -27 kg. चार्ज कितना? तो वो होता है 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम. ठीक है. ड्यूटेरॉन के ऊपर मास होता है 2 टाइम्स द मास ऑफ द प्रोटॉन, तो विच विल इक्वल टू 1.67 इंटू 10 to the power -27 kg. और चार्ज सेम होता है. चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड ड्यूटेरॉन इज सेम. ठीक है. देन वी विल गो टू टुवर्ड्स द अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल्स का लैम्बडा का इक्वेशन बनेगा मेरा 0.101 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम. तो अब इसका मास कितना हो जाएगा? तो ये 4 टाइम्स होता है, 4 टाइम्स इंटू 1.67 इंटू 10 to the power -27 kg. और चार्ज ये डबल होता है, प्रोटॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है ना उससे ये डबल होता है, तो ये इतना आ जाएगा मेरा. ठीक है. तो जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दिस formulae for different types of a charge particle. Similarly, you can obtain the न्यूट्रॉन के लिए obtain कर सकते हो. अब देखना, फॉर यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल का भी मैं यूज कर सकता हूँ. और गैस मॉलिक्यूल के की वैल्यू होती है 3/2 kT. ओके. अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपने थर्मोडाइनमिक्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सीखा होगा. फॉर गैस मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी जो होती है उनकी, दैट काइनेटिक एनर्जी या फिर एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 k इंटू टी. k इंटू टी. अब ये मैं काम कर लेता हूँ, दोनों भी k सेम ही हो रहे हैं. तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी k इंटू टी. आई थिंक दिस k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बराबर ना? ये क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. T इज टेम्परेचर इन केल्विन. तो आप लोगों को डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर गैस मॉलिक्यूल यू कैन ऑब्टेन एंड विच इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3m. k is nothing but the T Boltzmann constant and T. ओके. ठीक है, समझ रहे हो? ये गैस मॉलिक्यूल के लिए. दूसरी चीज है फॉर थर्मल न्यूट्रॉन्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. फॉर थर्मल न्यूट्रॉन्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. ये सिर्फ आप लोगों को याद रखना है. ई की वैल्यू मेरी होती के टी. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी
की वैल्यू होती है मेरी k इंटू टी। तो आप लोगों को लैम्बडा यहाँ से मिल जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 30.835। यहाँ पे वोल्टेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी एंगस्ट्रॉम। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखनी है। समझ में आया? बोलो जल्दी जल्दी चलो। Yes, sir. ठीक है, इसके ऊपर देखना आप, ज़्यादा क्वेश्चन कुछ हम ले नहीं सकते। ये जो पार्ट मैंने लिख के दिया है ना आप लोगों को, ये तो है ही नहीं। शायद एक आध दूसरा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिल जाए, अदरवाइज इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, लेट मी सी अगर कुछ पूछा गया है क्या। तो देखना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन विल द एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ बी 1.40। तो यहाँ पे आप लोगों को ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, दैट इज इन क्वेश्चन नंबर 10.17। यहाँ पे ही पूछा गया है। ये 3/2 के टी वाला भी फॉर्मूला यहाँ पे है थर्मल इक्विलिब्रियम में। ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर वाला है, ये इक्विलिब्रियम वाला होता है गैस मॉलिक्यूल का। तो आप यहाँ से इसे यूज कर सकते हो। तो इसके ऊपर क्वेश्चन है 11.17। जस्ट गो थ्रू दैट, आपको वैल्यू पुट करनी है, नथिंग एल्स। ओके, तो वी विल गो टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट, दैट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो एक पार्ट बाकी है इस चैप्टर का, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या बताया गया। तो यहाँ पे एक दो चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया या फिर हमें बताया गया है। तो देखना, सबसे पहले डी ब्रॉगली वेव क्या कहता है। डी ब्रॉगली वेव विच इज एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल्स, ठीक है, दैट शुड बी रिगार्डेड एज अ वेव पैकेट इंस्टेड ऑफ अ कंटिन्यूअस वेव। जैसे हमने एनर्जी पैकेट्स कंसीडर किए थे, सिमिलरली हम यहाँ पे वेव पैकेट्स कंसीडर करेंगे फॉर द डी ब्रॉगली वेव। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। डी ब्रॉगली वेव हमेशा मूविंग पार्टिकल के साथ होती है, तो डी ब्रॉगली वेव्स should be regarded as a wave packet instead of continuous waves। तो ये पहला स्टेटमेंट रहेगा। अब वेव पैकेट क्या होता है, व्हाट इज वेव पैकेट? अ वेव पैकेट is a localized wave consisting of continuous range of frequencies। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के उसके पास वेव्स होंगी। तो देखना, इसका डायग्राम, एक सिंपल डायग्राम मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ वेव पैकेट का। उसके पास अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होगी।
ठीक है, ये अगर एक्सिस है तो ये जो मेरे वेव्स है ना कुछ इस तरह से रहेंगे। ठीक है, इस तरह से एक वेव पैकेट होता है, दिस इज कॉल्ड एज ए लोकलाइज्ड वेव। ओके, जहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब अलग अलग टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखना ये जो है ना, जो भी मैटर वेव के बारे में डी ब्रॉगली ने बताया गया है, इट incorporates with the Heisenberg's uncertainty principle. Now, what is uncertainty principle? तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन and momentum of a subatomic particle at same time exactly, at same time exactly. So this is अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग मतलब वो क्या कहता है, किसी भी पार्टिकल का या फिर वेव का पोजीशन या फिर मोमेंटम दोनों भी एक ही टाइम पे मुझे मिलेगा। ठीक है, तो ये जो होता है ना प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टनली इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज नेवर लेस देन h डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो वो क्या बोलता है, डेल्टा x दिस इज पोजीशन एंड डेल्टा p दिस इज मोमेंटम। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट ले लूँ, दिस प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन h डिवाइडेड बाय 4 पाई, ऑलवेज ग्रेटर दैन h डिवाइडेड बाय 4 पाई। ओके, समझ में आ रहा है? तो इतना ही है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब क्या, अगर आप किसी वेव की पोजीशन फाइंड करते हो ना तो आप लोगों को वहां पे उसका मोमेंटम नहीं मिलेगा। ओके, इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट द पोजीशन देन यू विल नॉट गेट द मोमेंटम। ऑन द अदर हैंड इफ यू आर गेटिंग द मोमेंटम, अगर आपने मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया तो आप लोगों को उसकी पोजीशन समझ में आएगी नहीं। सो दिस इज द Heisenberg's uncertainty principle. Product of position and momentum is always greater than h divided by 4 पाई। समझ में आया? ये सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। यहाँ पे सिर्फ वेव पैकेट कंसीडर करना, वेव पैकेट क्या होता है। ओके, ठीक है। Yes, sir. So that's it. This is the last part of the chapter. So सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की गई है। आपका पेपर कब है? कल है। Yes. Just a minute, हाँ।